अगर हमारे देश में लोगों को भूख लगती है तो ये एग्रीकल्चर का महत्व है। हम पूरे के पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं जो फल उगाता है। हमारा एग्रीकल्चर सामाजिक रूप से भी लोगों को बहुत जोड़ता है और इसीलिए एग्रीकल्चर में कल्चर जुड़ा हुआ है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा जो पूरा विश्व थम रहा था, हर जगह लॉकडाउन था, सब कुछ था, तो एक एग्रीकल्चर का ऐसा सेक्टर था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। जमीन जो है, जिसको मैंने बताया 2.4, ये लगातार कम होती जा रही है। आज की शिक्षा पद्धति थोड़ी सी उल्टी चल रही है। बच्चा थोड़ा पढ़ता है तो गांव छोड़ देता है, थोड़ा और पढ़ता है तो अपना शहर छोड़ देता है, और बहुत पढ़ जाता है तो पूरा देश छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो लगता है कि जिस स्टोर से चॉकलेट आती है उसी स्टोर से तो चावल आता है। अभी ऐसा पाया गया कि माँ के दूध में भी इंसेक्टिसाइड की मात्रा पाई जाती है। तो जिधर उसकी रुचि उसे ले जा रही हो वहाँ जाकर के और अपने आप को एक अच्छे उद्यमी के रूप में भी विकसित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बच्चा इसको करना चाहता है तो 12वीं के पास एक कैटेट का एग्ज़ाम होता है। वहाँ जाकर के आप फल उत्पादन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप सब्जी उत्पादन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप AI पावर्ड VR से ऑपरेटेड ट्रेनिंग्स हों, तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को और अच्छा और लाभदायक बनाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, विश्वविद्यालय वार्ता के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं दीपांशु तिवारी। आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी सर, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं युवाओं के लिए कृषि के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या अवसर आते हैं। वेलकम सर। धन्यवाद दीपांशु। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर इस वार्ता के लिए इस वार्ता को किया है और इसके लिए आपने मुझे चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपके हिसाब से एग्रीकल्चर का क्या महत्व है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर? एग्रीकल्चर या कृषि, इसका महत्व की बात करें तो इसका महत्व इतना व्यापक है कि मैं इसके बारे में बहुत सारा आपको कुछ आंकड़े बताऊं, कुछ डाटा दूं। उससे इसको मोटे रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों के लिए खाना खाना और भूख लगना। अगर हमारे देश में लोगों को भूख लगती है तो ये एग्रीकल्चर का महत्व है। जब तक लोगों को भूख लगती रहेगी तब तक एग्रीकल्चर का महत्व रहेगा और इसके बारे में लोग सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे। एग्रीकल्चर एक ऐसी धारा है हमारे देश की, हमारे जीवन की, कि जो व्यक्ति को हर आयाम में प्रभावित करती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो आर्थिक हो। व्यक्तिगत तौर पे देखें तो व्यक्ति चाहे जो भी काम करता हो, वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, लेकिन उसे सुबह दोपहर शाम को खाना खाने की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, बहुत सारे खाद्यान्न, फल फूल सब्जी, इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि कृषि का महत्व हर एक व्यक्ति के जीवन से सीधा सीधा जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो खेती करते हैं किसान या वैज्ञानिक, ये लोग खेती से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप खाद्यान्न खाते हैं, अगर आप फल खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, तो आप कृषि से सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसके प्रभाव से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तो व्यक्तिगत तौर पे जुड़ने की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारा एग्रीकल्चर सामाजिक रूप से भी लोगों को बहुत जोड़ता है और इसीलिए एग्रीकल्चर में कल्चर जुड़ा हुआ है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप हमारे देश के बहुत सारे त्योहारों को देखिए, बहुत सारे पर्वों को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये खेती के ऊपर आधारित हैं। कोई फसल जब पूरी होती है उसके बाद में कहीं ओणम मनाया जाता है, कहीं बैसाखी मनाई जाती है, कहीं दीपावली की, होली की पूजा में हम अन्न का पूजन करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में रचा बसा है, घुला मिला है पूरी तरीके से। तो ये इसका एक सामाजिक ताना बाना है जो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, कृषि के ऊपर आधारित है। आर्थिक स्तर पर अगर बात करें तो हमारे देश में इस समय एग्रीकल्चर जो है वह एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंजन के रूप में विश्व भर में उभर रहा है। अभी 2024-25 में हमारे देश ने करीब जो हम अभी डाटा आया है 51.9 USD का एक्सपोर्ट हम लोगों ने, बिलियन USD का एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है। तो ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय चैलेंजेस होने के बाद, बहुत सारे चीज़ों के बाद हम लोगों ने इतना किया है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा जो पूरा विश्व थम रहा था, हर जगह लॉकडाउन था, सब कुछ था, तो एक एग्रीकल्चर का ऐसा सेक्टर था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। तो ये हमारी देश की, अगर अर्थतंत्र में बात करिए, आर्थिक दृष्टि से बात करिए, तो ये देश की एक बहुत मजबूत स्तंभ है जो बना करके रखता है। और ये एक ऐसा तंत्र भी है कृषि का कि जो गांव से लेकर के शहरों तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, और हर व्यक्ति को आपस में जोड़े हुए रहता है। तो कृषि का महत्व बहुत है और ये हमारे जीवन में घुला मिला है, जीवन में रसा बचा है। और शायद इसी वजह से कि हम लोग इसको जो बहुत नज़दीक है, उस वजह से उसके महत्व को कई बार समझ नहीं पाते, बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो सर, आपने कृषि के इतने सारे महत्व बताएं और हमारा देश जो है युवाओं के लिए जाना जाता है, तो आज के समय में युवाओं के सामने कृषि से जुड़े क्या क्या समस्याएं आ रही हैं?
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पे बात करना नितांत आवश्यक है। हमारा देश, जैसा आपने कहा, कि युवाओं के मामले में सबसे समृद्धशाली राष्ट्र है पूरे विश्व में, और ऐसे में कृषि जितने महत्वपूर्ण विषय पर युवाओं के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। तो आप ऐसे समझिए कि भारतवर्ष पूरे विश्व का, हमारे पास जितना जो एरिया है, जो जियोग्राफिक एरिया है, जी। पानी की बात करें तो ये जब 4 कुछ प्रतिशत हमारे पास पेज पानी है, उतनी जनसंख्या का भरण पोषण कर रहे हैं। ये तो मनुष्यों की जनसंख्या है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पालतू पशु भी हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल हैं जो भी इस धरती का हिस्सा हैं, उनको भी ये चीज़ों की आवश्यकता है। अब जब हम पूरे के पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए हैं, ऐसे में यह बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है कि इतने सारे लोगों के पेट के लिए हम रोज अनाज दें। सुबह किया है, रोज जरूरी है। उसके बाद आपको दोपहर में फिर जरूरी है, दोपहर में आपने कर लिया, शाम भोजन नहीं जरूरी है। विविधता भी जरूरी है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, आपकी जो बनी रहे आहार व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। तो हमारे युवाओं के समक्ष ये जो बढ़ती हुई आबादी, और ये बढ़ती हुई आबादी बढ़ते हुए पेट हैं, बढ़ती हुई आबादी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं, बढ़ती हुई आबादी जो है ये कृषि के सामने इस रूप में आ रहा है कि इनके पेट को भरना है। सिर्फ पेट को ही नहीं भरना है, उनकी जो न्यूट्रिशनल जो पोषण है उसको भी बना करके रखना है। पेट भरने की बात हो तो सिर्फ चावल उगा करके पेट भर दें, लेकिन पेट ही नहीं भरना है। उनके शरीर का जो पोषण की व्यवस्था है उसको भी संतुलित रखना है। तो इस संतुलित आहार भी लोगों के पास है, इसकी व्यवस्था भी बनानी है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जमीन जो है, जिसको मैंने बताया 2.4, ये लगातार कम होती जा रही है। जब लोग बढ़ रहे हैं तो सड़कें भी चाहिए, रहने के लिए आवास भी चाहिए, खेलने के लिए स्टेडियम और ग्राउंड्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। खेत सिकुड़ रहे हैं, गांव दुबले होते जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में एक बहुत बड़ी कठिनाई हमने लोगों के सामने चैलेंज के रूप में है कि हम कैसे व्यवस्था बनाएं कि इन सब का भरण पोषण कर पाएँ। दूसरी चीज़ एक यह भी है कि हमारे यहाँ पर जो अन्न अवेलेबल है, जो चीज़ें उपलब्ध हैं, इनकी गुणवत्ता कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं हम अनाज उगा रहे हैं बहुत सारा, हम फल भी उगा रहे हैं, हम सब्जियां भी उगा रहे हैं, हम पूरे के पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं जो फल उगाता है, सब्जियां उगाने वाले हम दूसरे नंबर पर हैं। दूध उगाने में, दूध के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में, हमारे जो श्री अन्न है, मोटे अनाज है, इनके उत्पादन में हम पहले नंबर पर हैं पूरे के पूरे विश्व में। तो लेकिन यह इसकी गुणवत्ता कैसी है। आज एक सबसे बड़ा चैलेंज जो उभर करके लोगों के सामने आया है वो यह है, जिस पर मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि इस पे सबका ध्यान जाए, कि हमारे पास जो अन्न है ये एग्रो केमिकल्स के बिल्कुल अंधाधुंध उपयोगों से पूरी तरीके से प्रभावित है। ऐसी रिसर्च आई है जहाँ पर ये पाया गया है कि ऐसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो दशकों पहले बंद किए जा चुके हैं, लेकिन उनके रेजिडुअल इफेक्ट्स अभी भी हमारे खाने में आ रहे हैं और ये व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा जहर आ रहा है और ये इस मात्रा में है कि मैं इसके आपको क्या उदाहरण बताऊं। ये कुछ जगहों पर ये अनुवांशिकता में चला गया है, उससे आई हुई समस्याएं अनुवांशिकता में चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पे अपने दुष्परिणाम दिखाती हैं। अभी ऐसा पाया गया कि माँ के दूध में भी इंसेक्टिसाइड की मात्रा पाई जाती है। तो आप कल्पना करिए कि वो बच्चा भी उससे प्रभावित हो रहा है जिसने अभी तक फल सब्जियां खानी भी शुरू नहीं किए हैं। तो जियो टू लैंड प्रोग्राम जो है वो और प्रभावशाली तरीके से चलाया जाए। लैब में हो रहे हैं वो किसान के लिए उपयुक्त हों, किसान के लिए उपलब्ध हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैरायटी सिर्फ विश्वविद्यालय में बन रही हो, पर किसान को जब आवश्यकता है तो उसका प्लांटिंग मटेरियल किसानों को न मिल पा रहा हो। जागरूकता का अभाव, जानकारी का अभाव, प्लांटिंग मटेरियल का अभाव, जैसे मैंने आपको बताया ये वाली समस्या जो कृषि को जहरीला बनाती चली जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण जागरूकता का अभाव भी है। जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे किसान भी जागरूक होंगे और भोजन करने वाले कंज्यूमर भी जागरूक होंगे। तो यह भी लोगों के पास पहुंचाना यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने। तो ये ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहां पर हम ये देखें कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से हम अच्छा बना करके, इसको उपयोगी बना करके लोगों के बीच में ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसान, अब हमारे युवा भाई अगर इस विषय पे ध्यान देंगे, इन चुनौतियों पे ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को और अच्छा और लाभदायक बनाया जा सकता है। तो सर, हमने अभी युवाओं पे बात की और आजकल हम लोग देख रहे हैं युवा कृषि से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? हमारी शिक्षा प्रणाली, उन्हें कृषि से जोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है और यह गांव के स्तर पर देखा जाता है कि एक अच्छी लैंड होल्डिंग वाले किसान के बच्चे भी खेती में अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते और वो खेती से दूर होना चाहते हैं। वो शहर जाकर के कोई नौकरी तो करना चाहते हैं पर अपनी बड़ी बड़ी खेती को संभालना नहीं चाहते। इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण हमारी कृषि का अच्छी तरीके से लाभदायी न हो पाना है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण सप्लाई चेन में है, उसके कारण
कृषि के एग्रीकल्चर के इनपुट्स के अनुपलब्धता के हैं, उनके महंगे होने के हैं। साथ ही साथ जैसे आपने शिक्षा की तरफ इशारा किया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में खेती को उस तरीके से बताया नहीं जाता कि वो खेती के पीछे रुचि ले सकें। पढ़ाई करने का हमारे यहाँ जो पहले पुरातन कंसेप्ट था वो ये था कि अगर कोई बच्चा शिक्षित होता, थोड़ा शिक्षित होता तो थोड़ा गांव से जुड़ता, और थोड़ा शिक्षित होता तो और अपने मोहल्ले से जुड़ता, अपने बड़े परिकर से जुड़ता, अपनी तहसील, अपने ज़िले से जुड़ता, और बड़ा पढ़ जाता तो अपने पूरे के पूरे देश और प्रदेश के काम आता। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति थोड़ी सी उल्टी चल रही है। बच्चा थोड़ा पढ़ता है तो गांव छोड़ देता है, थोड़ा और पढ़ता है तो अपना शहर छोड़ देता है, और बहुत पढ़ जाता है तो पूरा देश छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो अपना यौवन, अपने गांव का यौवन, गांव का युवा गांव के काम आए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में ही एग्रीकल्चर के प्रति जागरूक किया जाए। जब उन्हें एग्रीकल्चर के प्रति रुचि आएगी, जब उनको ये पता चलेगा, तो निश्चित रूप से उनकी रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने की संभावनाएं इसलिए भी इसमें बहुत अधिक हैं क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे को अगर वो पढ़ाई जाएगी तो उसको तुरंत देख सकता है, क्योंकि परिवार में लोग जुड़े हुए हैं, उसके घर पे खेती हो रही है, वो कृषि यंत्रों को देख रहा है, वो खेती को देख रहा है, खेती से आए हुए अनाज को देख रहा है, उनसे बहुत परिचित है, तो उनके साथ वो जुड़ सकता है। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो खेती से दूर हैं, जो शहरों में पढ़ रहे हैं, शहरों के कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल और शहरों में पढ़ रहे हैं, उनको भी जब शुरुआत से बताया जाएगा तो उनके प्रति भी खेती को लेकर के एक लगाव, एक रुचि, एक जिज्ञासा पैदा होगी। आजकल देखा जाता है कि हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल्स में हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि धान क्या है और चावल क्या है। उनको लगता है कि जिस स्टोर से चॉकलेट आती है उसी स्टोर से तो चावल आता है, उसी स्टोर से तो आटा आता है, इसमें क्या अलग है। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ने की बात ही नहीं है, युवाओं की प्रकृति से जुड़ने की बात है। एग्रीकल्चर के माध्यम से इस तरीके की अगर शिक्षा रहेगी तो वह बच्चे प्रकृति से जुड़ पाएंगे एग्रीकल्चर के माध्यम से। तो पहली चीज़ तो ये कि उनकी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चों को शुरुआत से ही उसमें लगाया जाए ताकि उनके अंदर रुचि, जिज्ञासा पैदा हो। और दूसरी तरफ कृषि को इतना लाभदायक बनाना पड़ेगा व्यावसायिक स्तर पर कि उससे जुड़ने के बाद में किसी को खेती घाटे का सौदा ना लगे। जी, तो सर अभी युवाओं पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर युवाओं के लिए इस क्षेत्र में अवसर क्या क्या हैं? पहले तो अवसरों की बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आजकल किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने पर हमारे युवा उस दिशा में शिक्षित होना चाहते हैं, उस दिशा में कुछ प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर भी इससे अछूता नहीं है। इस समय एग्रीकल्चर के विविध प्रकल्प चल रहे हैं पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से। तो हम लोग इनके रोजगार के अवसरों से पहले शिक्षा के जो अवसर हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर की शिक्षा के लिए भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको पूरी तरीके से चलाती है पूरे देश भर में, और उनका शिक्षा और प्रसार का एक पूरा का पूरा तंत्र चलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे के पूरे देश में शिक्षा, प्रसार और शोध के कामों को चलाती है। शिक्षा के कामों को वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, शोध को, अनुसंधान को बहुत सारे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नेशनल रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से, और प्रसार को बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पूरे देश भर में चलाती है। इन तीनों ही स्थानों पर एग्रीकल्चर की शिक्षा के अवसर हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं भी एग्रीकल्चर से किया जा सकता है। उसके बाद में अगर आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, जो जहाँ भी चलाया जा रहा है वहाँ पे आईसीआर के मानकों के अनुरूप चलाया जाता है। आईसीआर की जो डीन्स कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनके आधार पर चलाया जाता है। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और किसानों के साथ जुड़ने का एक अच्छा अनुभव मिलता है। पूरा एक अच्छा समन्वित कोर्स है, और इसको करने के बाद बीएससी एजी ऑनर्स करने के बाद फिर लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग विश्वविद्यालय, बहुत सारे शोध संस्थान 12वीं पास बच्चों के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज एग्रीकल्चर के चलाते हैं। जैसे मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बताया, ऐसे बीटेक एग्रीकल्चर के लिए भी एक इंजीनियरिंग की राह है। जो बच्चे अभियंत्रिकी में जाना चाहते हैं वो बीटेक एग्रीकल्चर की राह पकड़ करके उधर भी जा सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के साथ साथ बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के कोर्सेज भी अलग अलग जगहों पे चलाए जाते हैं। अब हमारे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, औद्यानिकी और वानिकी
के विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं और ऐसे विश्वविद्यालयों में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की शिक्षा भी दी जा रही है। तो इस तरीके से अब बाकी और चीज़ों के तरीके से हमारी एग्रीकल्चर की शिक्षा भी निश्चित रूप से यह प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और यह सभी जगहों पे आसानी से उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बच्चा इसको करना चाहता है तो 12वीं के पास एक कैटेट का एग्ज़ाम होता है। इस कैटेट के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उसकी रैंक के हिसाब से उसमें काउंसलिंग के बाद में सिलेक्शन मिल सकता है। और उसके अलावा फिर बाहर का एक जो आईसीआर भी अपना एक एग्ज़ाम कराता है जिसमें रैंक के हिसाब से वो पूरे के पूरे देश भर में जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लोग जा सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे अलग अलग और भी विश्वविद्यालय जैसे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपनी तरीके से एग्ज़ाम अपनी तरीके से बच्चों का प्रवेश लेती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। तो यह इनके शिक्षा की अवसर की बात हुई। तो सर इसमें करियर के क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, शिक्षा मिले तो करियर के ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर करियर के ऑप्शन नहीं दिखते तो सामान्यतः बच्चे फिर शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो एग्रीकल्चर का जैसे मैंने आपको महत्व के समय में बताया कि ये बहुत बहुत ही एक ऐसा संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और इसका यही कारण है कि इस समय पूरे के पूरे देश में एग्रीकल्चर शिक्षा को लेकर के एक बड़ा उत्साह आया है। सभी जगह कॉलेजेस में एग्रीकल्चर की शिक्षा, एग्रीकल्चर के कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। तो एग्रीकल्चर की शिक्षा लेने के बाद जैसे मान लीजिए कोई अगर इसमें ग्रेजुएशन की स्नातक की डिग्री को पूरा करता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पूरा करता है, तो उसको सरकारी क्षेत्र में ऐसे अवसर तो हैं ही जो सामान्य स्नातक के बच्चों के लिए रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे विशेष रूप से एग्रीकल्चर के बच्चों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट क्षेत्रों में भी देखें तो इंसेक्टिसाइड बनाने वाली जो हमारी कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर्स को बनाने वाली हमारी जो कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टूल्स बनाने वाली हमारी जो कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली हमारी जो कंपनियां हैं, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं किसानों के बीच में, तो वहाँ पर ढेर सारे अवसर हैं। इस तरीके से प्राइवेट में अवसरों की भरमार है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उद्यमिता विकास की अपरिमित संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर में आप जितने विषय पढ़ेंगे इन सारे विषयों पर आपको एक एक क्षेत्र में उद्यमिता विकास की संभावना है। उदाहरण के लिए अगर आप खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में गए तो खाद्यान्न फसल उत्पादन भी पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ प्लांट प्रोटेक्शन का, पादप सुरक्षा का भी होता है जिसमें आप जाकर के फसलों को रोग और कीटों से कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरी तरफ उद्यान विज्ञान है जो पुनः 3-4 भागों में विभाजित है। वहाँ जाकर के आप फल उत्पादन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप सब्जी उत्पादन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप पुष्प उत्पादन के बारे में और जो गार्डनिंग होती है, लैंडस्केपिंग होती है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे फलों का जो उत्पादन के बाद में, कटाई के बाद में जो प्रबंधन किया जाता है जिसको वैल्यू एडिशन कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम अचार, मुरब्बा और बहुत सारे प्रसंस्करित उत्पाद बनाते हैं, इसमें लोग जाकर के अपने काम कर सकते हैं। इसमें उद्यमिता विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोग पिकल्स बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के उत्पाद हैं जो वो इस पे आधारित होकर के बन सकते हैं। इसी तरीके से मिट्टी की उर्वरता को लेकर के बहुत सारे उद्यम खड़े किए जा सकते हैं। मशरूम उत्पादन को लेकर के, शहद उत्पादन को, बी कल्चर को लेकर के बहुत सारे वो कर सकते हैं। कुछ बच्चे आजकल लैक उत्पादन के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ बच्चों ने ट्रेनिंग ली है, अभी रांची से उसके लौटे हैं, जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें लाख से बनती हैं, तो उसका उत्पादन हो सकता है। इस तरीके से फर्टिलाइज़र, मैन्योर का उत्पादन, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में बहुत सारे उद्यम हैं जो काम कर रहे हैं, जो इस स्तर पर काम कर रहे हैं कि लोगों को हम अच्छा उत्पाद दे सकें। उत्पाद अच्छा हो पर अगर वो कंज्यूमर तक न पहुंच पाए, यह भी एक समस्या है। तो ऐसे बहुत सारे उद्यम हैं कि जो इस कमी को पूरा करते हैं। जिन्होंने ऑर्गेनिक उपजाया है वो ऑर्गेनिक से लेकर के और जिनको आवश्यकता है उनके बीच में पहुंचाते हैं। तो सप्लाई चेन को दुरुस्त करने का और सप्लाई चेन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने का, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत सारे उद्यम हैं। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर अपने आप में एक समुच्चय है जहाँ पर बच्चे की जो भी प्रतिभा जिस तरफ जा रही हो, जिधर उसका टैलेंट उसे ले जा रहा हो, जिधर उसकी रुचि उसे ले जा रही हो,
वहाँ जा कर के और अपने आप को एक अच्छे उद्यमी के रूप में भी विकसित कर सकता है। और पिछले दिनों इसमें बड़े अच्छी उपलब्धियाँ मिली हैं जिसमें बच्चों ने अपने आप को एक अच्छे उद्यम के रूप में विकसित किया है। निश्चित रूप से इसमें विश्वविद्यालय और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसमें ऐसे युवाओं को बहुत सारा प्रोत्साहन, बहुत सारी सब्सिडी और ऐसी बहुत सारी सहायता करती है, जिससे वो एक उद्यमशील युवा के रूप में भी अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो सर, हमारा विश्वविद्यालय भी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करता है, तो यहाँ पर क्या क्या अवसर हैं? छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में वर्ष 2022-23 से एग्रीकल्चर के कोर्स यहाँ कैंपस में शुरू हुए हैं, जो स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इसमें अभी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रोनॉमी और एमएससी हॉर्टिकल्चर 3 ब्रांचेस में, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग और एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज यहाँ से चलाए जाते हैं। इनमें सिलेक्शन मेरिट बेस होता है। अगर आप बीएससी के लिए चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट की जो मेरिट है उसके आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कृषि को लेकर के हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का एक बड़ा दूरगामी दृष्टिकोण है। उन्होंने इस स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिर्फ शिक्षा के बारे में ही नहीं सोचा है। वह चाहते हैं कि एग्रीकल्चर अगले आने वाले दिनों में ऐसा हो, हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं वो ऐसे निकलें जिनके एक हाथ में तो नई टेक्नोलॉजी हो, एआई पावर्ड मशीन्स हों, एआई मॉनिटर्ड ड्रोन्स हों, एआई पावर्ड वीआर से ऑपरेटेड ट्रेनिंग्स हों, एक तरफ प्रेसिजन एग्रीकल्चर और इस तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जुड़े एग्रीकल्चर के साथ में, तो साथ ही साथ दूसरे हाथ में इंडियन एंशिएंट नॉलेज भी हो कि एग्रीकल्चर इस तरीके से एग्रीकल्चर को आगे ले जाने की आवश्यकता है कि जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का समावेश हो, साथ ही साथ हमारी जो पुरातन ज्ञान परंपरा है वह भी जुड़े। एक तरफ जहाँ पे हम ड्रोन्स जोड़ रहे हैं, रोबोट्स जोड़ रहे हैं, प्रेसिजन एग्रीकल्चर के नए नए आयाम जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पे हमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और वांगभट्ट जी के जो निर्देश हैं, उसके साथ साथ जो वृक्षायुर्वेद है वहाँ से ली हुई प्रेरणाओं का भी समावेश हो, ताकि हम एग्रीकल्चर को दोनों तरफ ले करके चल सकें। एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ हमारा इंडियन एग्रीकल्चर साइंस। तो हमारे कुलपति जी की इस दिशा में ये बहुत दूरगामी सोच है कि हमारे बच्चे इस दृष्टि से आगे बढ़ें। दूसरा, वह जो चाहते हैं वो यह कि एग्रीकल्चर की शिक्षा सिर्फ शिक्षा और डिग्री और पीस ऑफ पेपर तक सीमित न रहे, यह ऐसी बने जिसको पढ़ के जाने के बाद में बच्चा कुछ अपने हाथ से कर पाने योग्य बन सके, कुछ स्किल सीख करके निकले अपनी डिग्री के दौरान ही, ताकि बाहर जाकर के फिर उसे नौकरियों के लिए अलग अलग दरवाजों पर न जाना पड़े और उसके हाथ में कुछ ऐसा कौशल हो जिसके सहारे वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको भी पूर्व में बताया, तो हम लोग यहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था बना रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ें, उसके साथ साथ वह ऐसे कुछ स्किल भी सीखें जिसके सहारे यहाँ से बाहर निकल करके उनको अपने आप में ये गौरव हो कि उनको यह काम एग्रीकल्चर में करना आता है, और जिस तरीके से ये करेंगे फिर उस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। एग्रीकल्चर शिक्षा में जो यहाँ पर चल रही है इसको हम लोग इस दृष्टि से भी देखते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने गाँव घर से जुड़ पाता है। जो आप एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को अपना खेत याद आता है, अपना खलिहान याद आता है, अपने गांव में काम करते हुए अपने लोग याद आते हैं। तो ये एक इस तरीके की व्यवस्था है और छत्रपति शाहू जी महाराज में इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं संवेदनशीलता के साथ और इन्हीं उद्देश्यों के साथ में हम ये कोर्स चला रहे हैं। और इसमें हमारे कुलपति महोदय जी का विशेष रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान है और इसके संभावनाओं के लिए हम लोगों ने बहुत सारे अन्य संस्थानों के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, ताकि हम उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ें। और आईसीआर के नियमों के अनुरूप पूरी तरीके से हमारे जो कोर्स हैं उनको बनाया गया है, चलाया जा रहा है। बच्चों को केवल प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक भी जहाँ जहाँ जिस तरीके की संभावनाएं मिलती हैं वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है। हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स भी जो हैं वो पर्याप्त हैं और अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं, जिनको थ्योरी और प्रैक्टिकल का समावेश करना अच्छी तरीके से आता है। और माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में हम लोग इसको पूरी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपका युवाओं के लिए कोई संदेश हो? हाँ, मेरा हमारे भारत के युवाओं के लिए एक संदेश निश्चित रूप से है कि हर युवा को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, हर युवा को शिक्षा पूरी करने के बाद किसी न किसी रोजगार से जुड़ना है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि हमारे युवा एग्रीकल्चर, कृषि के दिशा में अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचें
तो इस दृष्टिकोण से भी सोचें कि खाना खाने की जो उपलब्धता है, जो भोजन है, जो अनाज है, वो कोई व्यक्ति नहीं उगा सकता। जी। किसी भी व्यक्ति, कोई टेक्नोलॉजी, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं बनी है जहाँ पे अनाज उगाया जा सके, जहाँ पे फल उगाया जा सके, जहाँ पे आप शहद बना लें। यह प्रकृति हमको देती है, ये धरती माता हमको देती है। तो यह तो प्रकृति से प्राप्त हुई चीज़ें हैं, पर किसान या कृषि वैज्ञानिक या कृषि पढ़ा हुआ बच्चा इसका माध्यम बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अनाज वो नहीं है जो हम पैसे से खरीदते हैं, अनाज वो है जो प्रकृति माता हमको देती है। आप पैसे खरीद करके ले लेते हैं, लेकिन आप उसे कितना भी पैसा खरीदें, आप अनाज बना नहीं सकते, वो प्रकृति देती है। तो जब आप खेती पढ़ते हैं, जब आप कृषि पढ़ते हैं और आप इस व्यवस्था में शामिल होते हैं, तो वस्तुतः आप एक प्रकृति की व्यवस्था में शामिल होते हैं, जिसमें प्रकृति माता, धरती माता अपने बच्चों के लिए, वो मनुष्य भी हैं और प्रकृति का हर एक अंग प्रकृति माता का अपना बेटा शिशु ही होता है। तो जिसमें प्रकृति माता अपने हर घटक के लिए, अपने हर बच्चे के लिए पोषण देती है। तो जब आप एग्रीकल्चर की इस व्यवस्था में शामिल होते हैं, तो वास्तव में आप प्रकृति की इस व्यवस्था में शामिल होते हैं। आपको इस बात का गौरव होना चाहिए, एग्रीकल्चर के पढ़े हुए व्यक्ति को, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति को, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हुए व्यक्ति को इस बात का गौरव होना चाहिए कि प्रकृति माता जो लोगों को दे रही है, वो उसका हिस्सा बना है, वो उसका हिस्सेदार बना है। प्रकृति ने जो भूमि से उपजाया, प्रकृति ने जल दिया, प्रकृति ने वायु दी, प्रकृति ने वातावरण बनाया, प्रकृति ने माहौल बनाया, जलवायु दी, मौसम दिया, और फिर उस व्यवस्था में आपने कुछ मैनेजमेंट करके और वहाँ से उपजाया हुआ अन्न लोगों तक पहुँचाया। तो यह सिर्फ एक कोई व्यवसाय या एक कोई साधारण बात नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था में योगदान करने जैसा है। और ये एक ऐसी चीज़ है निश्चित रूप से जिससे जुड़ करके अगर आप हमारे आने वाले लोगों को, आने वाली संततियों को एक अच्छा धरती दे पाए जिसके अंदर अनाज उगाने की क्षमता है, एक ऐसी चीज़ दे पाए जिसमें एक अच्छा अन्न दे पाए, अच्छी सब्जी दे पाए, स्वास्थ्य बनाने वाला मसाला दे पाए, स्वास्थ्य बनाने वाली खाद्यान्न दे पाए, तो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए, मनुष्यता के लिए आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। सेवा इस तरीके से भी की जा सकती है भारत माता की, अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए। और एग्रीकल्चर से जुड़ कर के आपके पास ऐसी बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं जहाँ पर आप लोगों की इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो मेरा संदेश यह है अपने सारे लोगों को कि हम सब लोग खेती से जुड़े हैं, भोजन से जुड़े हुए हैं, और इस समय पर्याप्त चुनौतियां हैं, और जो अच्छे मनोभूमि के लोग होते हैं वो चुनौतियों को ही अवसर में बदल देते हैं। तो हम युवाओं को चुनौतियों को अवसर में बदलने का एक समय आया है, जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चुनौतियों को एग्रीकल्चर से जुड़ करके, व्यवहारिक रूप से इसको समझ करके, और फिर हम लोग इनको अवसरों में बदल सकते हैं और ऐसे बड़े कीर्तिमान बना सकते हैं जिसके लिए लोगों को फिर श्रेयस्कर कहा जाएगा, लोगों को अगले दिनों उन कीर्तिमानों के लिए जाना जाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, इतना हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी पूरी टीम को इस विश्वविद्यालय वार्ता के इस प्रयास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आभार। थैंक यू सर।